नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। आज राज्यपाल फैसला सुना सकते हैं। चुनाव आयोग ने कल ही राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी थी। अटकलें ये है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में दोषी पाया। अगर ऐसा होता है तो झारखंड में सियासी भूचाल आ जाएगा। हेमंत सोरेन लगातार पार्टी और गठबंधन के नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। आज 1.5 घंटे बाद महागठबंधन की बैठक होनी है। नजर इस पर ही रहने वाली है। तो झारखंड के सीएम की कुर्सी जो है वो खतरे पर नजर आ रही है। राज्यपाल कर सकते हैं सीएम सोरेन को लेकर फैसला और उसको लेकर आगे अंदर पार्टी और सरकार में मंथन चलता हुआ नजर आ रहा है। रांची में आज महागठबंधन की 2 घंटे बाद यानी 11:30 बजे बैठक होनी है। सीएम आवास पर 11:30 बजे होने वाली है ये बैठक। महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती है जब हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। इसी पर आम सहमति अभी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है 11:30 बजे, उस पर भी नजर रहेगी। तो हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती जो है वो क्या शुरू हो चुकी है, क्या राज्यपाल की तरफ से कहा जाता है, ये देखना होगा। अशोक सिंघल का सीधे रुख कर लेते हैं। उनके साथ भी कोई नेता इस वक्त मौजूद है। अशोक, जरा बात कीजिए और किस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं? उल्टी गिनती माने शुरू हो चुकी है हेमंत सोरेन की? देखिए, बिल्कुल सबकी नजरें राज्यपाल के निर्णय के ऊपर है कि आज वो क्या फैसला सुनाते हैं, क्या डिस्क्वालीफाई करते हैं या कोई समय, कितने समय के लिए करते हैं, तमाम चीजों पर नजर रहेगी। उसी के हिसाब से रणनीति बनेगी। लेकिन उधर हेमंत सोरेन ने गठबंधन की, जो महागठबंधन है उनकी बैठक बुलाई है 11:30 बजे। लेकिन इधर बीजेपी भी तमाम स्थिति पर नजर रखे हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बात करने के लिए मौजूद हैं। बाबूलाल जी, हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी या सरकार भी जाएगी? देखो, क्या होगा ये तो इस वक्त हम कह नहीं सकते। हम लोगों ने तो अपना दरखास्त जिसको बोलते हैं, हेमंत सोरेन ने जो गलत किया है, मुख्यमंत्री रहते पद का और पावर का इन्होंने दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। अपने नाम से उन्होंने खदान के लीज को आवंटित किया और ये गलत है। और इसलिए हम लोगों ने महामहिम को मिलकर के हम लोग ये बताया कि इन्होंने गलत किया, इसको दंड दीजिए, इनको आप कार्रवाई करिए इनके ऊपर। जानकारी मिली है शायद इलेक्शन कमीशन से भी कुछ रिपोर्ट राजभवन को आया है, लेकिन क्या आया है नहीं आया ये पता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो इस मांग को लेकर के हम सब लोग कर रहे हैं और उसमें से जितने भी जो एक्सपर्ट होते हैं, वकील होते हैं, बाकी लोगों से हम लोगों ने बात की है, तो सब कहता है कि भाई इन्होंने गलत किया। क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लेते हैं और वो अगर अपने नाम से खदान के लीज आवंटित करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी है, माइंस मिनिस्टर भी है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी है, और इतना बड़ा क्राइम, तो कुल मिलाकर के ये कहें कि भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण में भी आता है। इसलिए हम लोगों ने तो गवर्नर से मांग की ही है कि भाई आप इनको बर्खास्त करिए। इन्होंने गलत किया, गलत आचरण उन्होंने किया है, ये करप्शन प्रैक्टिस होता है ये। बाबूलाल जी, मेरा वही सवाल है पहले जो पूछा आपसे, क्या सिर्फ इनकी बर्खास्तगी तक सीमित है? आपको लगता है सरकार भी नहीं बचा पाएंगे ये? नहीं, हम आगे हम कैसे बता सकते हैं कि उनके, हम लोग तो ये मामला उनकी है। अब उनको कौन साथ देता है नहीं देता है, क्या स्थिति बनेगी, हम लोग सारी चीज स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। नजर मतलब आपकी भी तैयारी है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार आप भी बना सकते हैं? नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाएंगे। हमने तो कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट आचरण किया है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज लिया, ये गलत है।
नैसर्गिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, क्योंकि कानून तो वही बनते हैं जो नैसर्गिक रूप से जो गलत होता है। भाई आप मुख्यमंत्री, अगर अपने नाम से आप कर रहे हैं तो कोई भी बनेगा अपने नाम से ही सब कुछ कर लेंगे। तब तो फिर ये जो डेमोक्रेसी में होता है कि भाई जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो सब खत्म हो जाएंगे। भाई जनता का नहीं, भाई अपने लिए है, तो ये गलत है ना। बाबूलाल जी, अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं गवर्नर जैसे की उम्मीद की जा रही है, अगर उसमें समय नहीं होता कि कितने समय के लिए किया, सिर्फ ये होता है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो इस्तीफा देके दोबारा विधायक दल का नेता चुन करके फिर शपथ ले सकता है, फिर मुख्यमंत्री बन सकता है, बाई इलेक्शन में फिर आ सकते हैं वो। नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भाई गवर्नर क्या निर्णय करता है ये तो गवर्नर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं जितना समझता हूं, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व कानून का ही नहीं बल्कि इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया, और भ्रष्ट आचरण अगर कोई मंत्री करते हैं तो मंत्री क्या मुख्यमंत्री का ही तो अपॉइंटमेंट तो गवर्नर ही करते हैं। तो गवर्नर उनके लिए कुछ भी प्रावधान कर सकते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में है। इलेक्शन कमीशन तो इतना ही भले वो किए होंगे कि भाई इनकी सदस्यता जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या लिखा है तो पता नहीं है, लेकिन हमने कहा कि भाई ये तो कर सकते हैं उनके ऊपर। गवर्नर आदेश दे भी सकते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर हो। गवर्नर ये भी कह सकते हैं कि 3 साल 5 साल, चूंकि इस प्रकार की केस में 1 साल से ले 0 से लेकर के 7 साल की सजा है, जो आपराधिक मामले होते हैं, जो भ्रष्ट आचरण जो करते हैं, तो ये 7 साल की सजा है, तो ये कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, ये गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में है। हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में जितना तक उनको हम लोगों ने सुपुर्द किया है, लोगों ने कहा कि इन्होंने गलत आचरण किया है और इसलिए इनके ऊपर आप कार्रवाई करें। लेकिन बाबूलाल जी, आप चाहते तो होंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि अगर हेमंत सोरेन को जाना पड़ा तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर ऐसे उनको समय दे दिया गया कि 1 साल या 7 साल तक आप कह रहे हैं कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं चुनाव लड़ने पर, तो अगर उनकी पत्नी की बनती है तो आपको लगता है कि फिर बीजेपी तैयार है, वहां पे नाराजगी है महागठबंधन के अंदर? हम कैसे बता सकेंगे, अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है, आप सरकार बनाने के लिए तैयार है? हमने कहा कि यार हमें ऐसी सिचुएशन की हम क्यों कल्पना करें। हमने तो इतना ही कहा कि सभी चीजों पर नजर पार्टी रखी हुई है, जो भी घटनाक्रम घटेगी उसके बाद देखेंगे क्या घटनाक्रम घटता है। बाबूलाल जी का साफ तौर से कहना है कि हम घटना पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले तो आज गवर्नर फैसला सुनाए कि क्या आता है, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। सत्यजीत भी इस वक्त हमारे सहयोगी रांची से जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, देखिए विकल्प कई हैं। विकल्प ये है कि अब वो इस्तीफा देकर किसी और के नाम पर यहां चर्चा हो, और संभावना उनकी पत्नी को लेकर जताया जा रहा है। कोर्ट जाने का विकल्प भी दिख रहा है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश का भी विकल्प है। तो विकल्प कई हैं, लेकिन सबसे मजबूत विकल्प अभी क्या दिख रही है सरकार को, या आज जो बैठक होनी है उस पर क्या निर्णय हो सकता है? देखिए, आज का बैठक जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है। 11:30 बजे से इसी मुख्यमंत्री आवास जो है, देखिए हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और हलचल यहाँ तेज हो गई है। अंदर नॉर्मली जो है इधर सीएम का जो रेसिडेंशियल जो आवास है वहाँ पे बैठक होती है। अमूमन महागठबंधन की बैठक है। पहले तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा कि कितने एमएलए जो हैं आते हैं, कितने लोग टर्न अप करते हैं और क्या आज का स्टेटस क्या है ये इन्हें पता चल जाएगा। जो बैठक है उससे अंदर जो है हर विकल्प पे डिस्कशन होगा। जो बाहर डिस्कशन हो रहा है कि कोर्ट जाने का विकल्प उनके पास खुला हुआ है या नहीं, इस तरह के पहले उदाहरण है कि नहीं, हरियाणा में इस तरह का हुआ था या नहीं कि किसी ने माइंस आवंटित कराया लेकिन उसको जो है क्लीन चिट दिया गया। तो तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल से भी इन लोगों ने बातचीत की होगी, कल बुलाया गया था उनको। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो तमाम निगाहें टिकी हुई है वो राजभवन पे, और इसके पहले ईसीआई था कि ईसीआई किस तरह का रिकमेंडेशन भेजता है, किस ओपिनियन के साथ भेजता है, क्या ओपिनियन होता है, ये तमाम बातें थी। वहां से जब ओपिनियन आ गया और जो सोर्सेज डिस्क्लोज कर रहे हैं उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो जाहिर तौर पे अगर कोई अनफेवरेबल स्थिति बनती है महागठबंधन के लिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो ये होगा कि उनके पास आज के तारीख में कितने आंकड़े हैं और वो क्या दोबारा से स्टेट क्लेम करने की स्थिति में है या नहीं।
पहले जब 2019 में सरकार बनी थी तो यहाँ हम बता दें कि 30 एमएलए जो है वो जेएमएम के पास थे, 18 कांग्रेस के पास, एक आरजेडी ने सपोर्ट किया था। सीपीआईएमएल के विधायक जो एकमात्र हैं यहाँ पे विनोद सिंह, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, सरयू राय और एनसीपी, यानी 81 में से 52 उनके साथ थे। लेकिन आज के हालात क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। और महत्वपूर्ण बैठक भी देखिए 11:30 बजे है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। किस तरीके के बयान आ रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। घटनाक्रम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह जो बातें आज आ रही है तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि अपनी काली करतूतों के कारण ही ये सरकार आज मुसीबत में पड़ी हुई। स्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने नाम पर लीज लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए। तो राज्य में जो अराजनीतिक अस्थिरता हम देख रहे हैं, इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कि भाई आप जब तक हमको आया नहीं, आप लोग खुद बोल रहे कि लिफा बंद आया है, अब उनको कैसे जानकारी? अभी तक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का कोई नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम क्या इस पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पक्ष में नहीं आया, विपक्ष में हमारा अगर आता है तो हमारा संख्या बल ज्यादा है और सब एमएलए जो अभी सबसे बात हुई है, जरूरत पड़ेगा तो सारे लोगों को। तो अब क्या होता है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें कई फैसले इसमें हो सकते हैं कि आपकी विकल्प कौन से विकल्प पर सरकार साथ जाने वाली है। अब बात जरा हैदराबाद के बवाल की भी कर लेते हैं। आज जुम्मा है, राजा सिंह के भड़काऊ बयान के बाद से ही शहर में तनाव है। पुलिस के सामने चुनौती है कि आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। एहतियात के तौर पर कल राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम नेता लगातार शांति की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टी राजा सिंह की एक तरफ देखिए गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी भी सड़कों पर हो रही है, लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। वहीं सर तन से जुदा पर एक्शन भी देखने को मिला है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। जुम्मे की नमाज को देखते हुए, वहां पर भारी तनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अपूर्णा हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अपूर्णा, कुल मिलाकर आज की स्थिति को देखते हुए किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? क्योंकि जुम्मे की नमाज है, अपील अपनी अपनी तरफ से हो रही है, लेकिन प्रदर्शन भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टी के नेता करते नजर आ रहे हैं। अर्पिता, जैसे हम देख सकते हैं पूरा एक बंदोबस्त की गई है पुलिस की। आज जुम्मे की नमाज है, इसकी वजह से एआईएमआईएम का जो चीफ है असद ओवैसी, उन्होंने कल भी एक वीडियो रिक्वेस्ट की गई थी, एक वीडियो भेजा गया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की सबसे कि जुम्मे की नमाज को फॉलो करें और इसके बाद जो भी है इधर सब शांतिपूर्वक रहना पड़ेगा। जैसे हम देख सकते हैं चार मीनार में एकदम पूरा पुलिस डिप्लॉयमेंट में की गई है। कई जगहों पे कई इलाकों पे जो सेंसिटिव एरियाज की गई है, तो सेंसिटिव एरियाज आइडेंटिफाई की गए हैं। पुलिस ने उन जगहों पे भी बहुत भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है। आज फ्राइडे भी है, जुम्मे की नमाज भी है, इसके कारण पूरा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है। 24/7 पुलिस मॉनिटरिंग कर रहे हैं हैदराबाद सिटी पुलिस। ना सिर्फ ये, पर कल हमने भी देखा था कि राजा सिंह जो सस्पेंडेड बीजेपी एमएलए, उनका भी कल शाम को अरेस्ट हुआ था। जब अरेस्ट हुआ था उनका पहला उन्होंने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुनावर फारूकी जो कॉमेडियन है और केटीआर जो सीनियर मंत्री भी है तेलंगाना कैबिनेट और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का बेटा है, उनके कारण से ही ये कम्युनल वायलेंस की गई है करके उन्होंने एक वीडियो रिलीज की थी। ये हम देख सकते हैं 3 दिनों में 2 बार राजा सिंह को अरेस्ट हुई थी और उनका लॉयर्स अभी भी बोल रहे हैं कि वो इस अरेस्ट का भी एक बार फिर से देख लेंगे क्या है करके। राजा सिंह को जब अरेस्ट की गई था उसका पीडी एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट किए थे और पीडी एक्ट के अंदर अरेस्ट करने के बाद उनको चर्लपल्ली जेल में जाके अभी चर्लपल्ली जेल में राजा सिंह है। ना कि ये हम इधर आज जो फ्राइडे है हम देख भी सकते हैं कि जिस तरह का पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है कई जगहों पे ओल्ड सिटी में, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह का प्रोटेस्ट
हो रहे थे, जिस तरह का नारे लगा रहे थे लोग, ये बिल्कुल साफ था कि उनको राजा सिंह का अरेस्ट चाहिए था। न सिर्फ नारे लगा रहे थे, पर कई लोग, बच्चे, महिलाओं भी आके रोड्स पे नारे लगा रहे थे, ये कि सर तन से जुड़ा और नारा सिंह, ठीक है अपूर्वा, यानी कुल मिलाकर एहतियाती कदम उठा लिए गए, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर है। दिल्ली में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग जारी है, आरोपों की नई किस्त जारी है। फिर घमासान शुरू हुआ और केजरीवाल ने ऐलान किया कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। आम आदमी पार्टी के आरोपों की नई किस्त जारी हुई। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के 40 विधायक खरीदने का आरोप लगा। हर विधायक को 20-20 करोड़ का ऑफर देने की बात कही। मनीष सिसोदिया को दिल्ली का सीएम बनाने का ऑफर का दावा किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार गिराने के लिए 800 करोड़ का बजट तैयार किया गया। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं, जिन्होंने आज दिल्ली में पीएससी की बैठक बुलाई, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक शामिल हुए। रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस खत्म कर देंगे। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सभी विधायक से संपर्क हो चुका है, विधायक बैठक में शामिल हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस तमाम कोशिशों के बावजूद फेल हो चुका है। केजरीवाल ने बैठक के बाद राजघाट का रुख किया, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर तंज मारने में पीछे नहीं रही। आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। एक और केजरीवाल अपने नेताओं के साथ राजघाट पर थे, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा संभाला। सड़कों पर दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ है, और मनीष सिसोदिया क्योंकि इनके डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये नारा उठाया है। असली कहानी तो आम आदमी पार्टी की है, और आपको समझना होगा कि सतिंदर जैन जो कि जेल में बैठे हैं, उनको अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर आपकी पॉलिसी इतनी दुरुस्त थी तो दुकान बंद क्यों हुई? और दुकान खोलने के लिए आपने लाइसेंस किस कीमत पे दिए वो भी बताइए, और साथ में ये भी जनता को बताइए कि जब शराब की सेल 65% 60% बढ़ी है तो टैक्स क्यों नहीं बढ़ा सरकार का? आप पूछ रहे ना चोरी कहाँ की? यहाँ चोरी की। पुरानी राज्य सरकारों से हमने ये सीख ली कि जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हों तो अपने विधायकों के ऊपर जो है ध्यान कम नहीं होना चाहिए। कर्नाटका में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, ऐसे ही गोवा में हुआ, ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ। वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे और पीछे से इन्होंने उन्हीं के विधायकों को तोड़ लिया। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम अपने विधायकों को एक करें। उनका ऑपरेशन यही तो था। वो हमारे विधायकों को कह रहे थे कि सब बिक चुके हैं, तुम भी बिक जाओ। अब सारे आ गए तो इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। यूं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई पुरानी है, लेकिन मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे के बाद से इस जंग में हर रोज नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोज नए खुलासे किए जा रहे हैं, रोज नए आरोप लगाए जा रहे हैं।
आज तक ब्यूरो। हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गहरा गई है। अब से थोड़ी देर में हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सोनाली के चचेरे भाई ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि सोनाली की हत्या संपत्ति के लिए की गई और उसका पीए सुधीर सांगवान हत्या का मास्टरमाइंड है। चचेरे भाई कुलदीप ने कहा कि पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आएगी कि सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर सोनाली को गोवा लेकर क्यों गए थे। गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और हरियाणा पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। 22 अगस्त को सोनाली इन दोनों के साथ गोवा गई थी। 23 अगस्त को गोवा में उनकी मौत हुई थी, तो डीजीपी और गोवा के मुख्यमंत्री ने इसे हार्ट अटैक बताया और कहा कि शक की गुंजाइश नहीं है, मगर गोवा पुलिस ने ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया है। तो अब केस दर्ज हो चुका है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज आपको बता दें हिसार उनकी बॉडी लाई जाएगी, अंतिम संस्कार होना है। शरीर पर चोट के जो है वो निशान दिखे हैं, जिसके बाद अब हत्या का केस भी इसमें दर्ज किया गया है। पीए से पूछताछ भी आगे हो रही है। गिरफ्तार करने में पीए का रोल जो है वो कहा जा रहा है कि हाथ हो सकता है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हिसार बॉडी ले जाई गई है, आज अंतिम संस्कार होना है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनाली के भाई का बयान भी सामने आया है कि जरूर दाल में कुछ काला है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। क्या सोनाली फोगाट का कत्ल किया गया है? क्या मौत से पहले सोनाली फोगाट को दिया गया जहर? आखिर घर वालों को क्यों है सोनाली के पीए पर कत्ल का शक? क्या सोनाली को जानबूझकर ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया? गोवा पुलिस ने आखिर कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज किया? जी हाँ, इन सवालों के साथ सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य गहरा जाता है। हम आपको बता दें कि सोनाली के परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि उसे खाने में कुछ दिया गया। परसों शाम को जिस तरह सोनाली जी की मेरी माताजी से बात हुई और अपनी दोनों बहनों के साथ में बातचीत हुई, जब वो यहाँ गोवा आए हुए थे और शाम को काफी लेट तक बात हुई थी, तब वो बोले कि मेरे को ना ऐसा लग रहा है जिस तरह खाने में कुछ गड़बड़ है। सोनाली का परिवार दावा कर रहा है कि जब उन्होंने बॉडी देखी तो वो नीली पड़ी हुई थी। तो परिवार के इन्हीं दावों और सोनाली फोगाट की मौत के 3 दिन बाद गोवा पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। गोवा के डीजीपी के मुताबिक सोनाली के भाई की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आगे की जांच तभी आगे बढ़ेगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। गोवा पुलिस के मुताबिक उसने हत्या का मुकदमा इसलिए दर्ज किया ताकि सोनाली के परिवार को यकीन दिलाया जा सके कि जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। दरअसल सोनाली के भाई ने बुधवार को गोवा पुलिस को एक लिखित शिकायत में सोनाली के साथ रेप किए जाने और फिर उसे ब्लैकमेल करने की बात कही थी। शिकायत में यह भी इल्जाम लगाया था कि सोनाली को लंबे वक्त से कोई ड्रग या जहर दिया जा रहा है। सोनाली जी ने इस तरीके का शक जताया था कि उनको अपनी जान पर खतरा है। उस दिन शाम को जिससे भी बात की, मेरी दोनों बहनों से बात की, मेरी माताजी से बात की, मेरे जीजाजी से बात की, उस दिन उसने बोला कि मेरे को ना बहुत बेचैनी और घबराहट है, खाने पीने में कुछ दिया गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो यहाँ सुधीर सांगवान है और दूसरा अच्छा नाम लिया उनका, हाँ, सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। आज सोनाली की मौत के लिए इस लिखित शिकायत में बाकायदा सोनाली के पीए और उसके दोस्त का नाम लिया गया है। इस बीच डॉक्टरों के बोर्ड की निगरानी में गुरुवार को सोनाली का पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। ये निशान कैसे हैं? क्या इसका सोनाली की मौत से कोई ताल्लुक है? क्या मौत से पहले सोनाली के साथ हाथापाई हुई या उस पर हमला किया गया? ये सारी बातें पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चली। हालांकि गोवा के आईजी कह रहे हैं सोनाली की बॉडी पर किसी नुकीली चीज के निशान नहीं है। अभी तक ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको नहीं मिली है, लेकिन
हमारे जो फीमेल ऑफिसर्स ने बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन किया है उसमें कोई शार्प एज इंजरी नहीं है। सोनाली की मौत को लेकर उसके घर वालों ने उसके पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर जो इल्जाम लगाए हैं वो बेहद संगीन है। भाई का कहना है कि सुधीर और सुखविंदर सोनाली के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग की साजिश में शामिल थे। करीब 3 साल पहले सोनाली को नशीली चीज खिलाकर सुधीर ने उसके साथ रेप किया था और उसका वीडियो बना लिया था। इसके बाद वो लगातार सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे में दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घर वालों की माने तो सोनाली ने अपने 7 सालों से चल रही इस ज्यादती के बारे में उन्हें पहले नहीं बताया था, बल्कि अपनी मौत से ऐन 1 रोज पहले उसने अपनी मां और बहन से अपना दर्द बयान किया था। घर वालों ने इस मामले में हिसार के एमएलए गोपाल कांडा पर भी इल्जाम लगाया है और कहा है कि गोपाल कांडा सोनाली के कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोनाली के पीए सुधीर का साथी सुखविंदर गोपाल कांडा का पुराना आदमी है। हिसार से परवीन कुमार के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक। मिलन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, देखिए, कुल मिलाकर अब हत्या का केस दर्ज हुआ है। पहले कहा जा रहा था हार्ट अटैक से ये मौत हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, परिवार वाले भी कई आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच आज तैयारी अंतिम संस्कार की भी है। आप वहां से क्या तस्वीरें देख रही हैं? देखिए, आज सुबह से सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर था वो हिसार के सिविल अस्पताल में रखा गया था। अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर यहाँ पर फार्म हाउस में हिसार में लाया गया है। मैं आपको दृश्यों में दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पर ये जो दीवार है इसके पीछे उनका घर है और इस वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है वो एक एयर एम्बुलेंस जिसमें वो गोवा लेकर आए थे उसी एम्बुलेंस में लाकर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पीछे ये एम्बुलेंस इस वक्त खड़ी की हुई है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे सोनाली फोगाट और उनके परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि सवेरे से ही इंतजार हो रहा था कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। 9 बजे का वक्त हमें बताया गया था। इसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी। वक्त हमें बताया गया है 11 बजे तक। जो यहाँ का हिसार का बहुत बड़ा बस स्टैंड है उसके पास जो शमशान घाट है वहां पर जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो की जाएगी। लेकिन परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई अर्पिता, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी एफआईआर के बाद ही गोवा पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन और भी लोग हैं जिन पे उनको शक है। 3 से 4 लोगों के नाम और दिए गए हैं और इन लोगों पर भी अब निशाना होगा गोवा पुलिस का, क्योंकि वो चेक करेंगे कि इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। गोपाल कांडा का भी नाम लिया जा रहा है और ये खबर भी है कि गोवा के बड़े ऑफशोर कसिनो को वो ओन करते हैं। तो इसमें कहां-कहां लिंक है, क्या सुधीर से उनका लिंक है, इस पर भी बातचीत की हमारे साथ उनके भाई ने। लेकिन फिलहाल बाहर काफी मार्मिक दृश्य, क्योंकि लोग यहाँ पर जुटे हैं हिसार से, हरियाणा से सोनाली फोगाट को एक आखिरी बार विदा करने के। ठीक है मिलन, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, सोनाली फोगाट के सगे भाई रिंकू ढाका ने भी सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर को हत्या का जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, उन्होंने गोवा के डीजीपी और मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने हार्ट अटैक का मामला बताकर साजिश को खारिज क्यों किया। प्रोब से आप कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले गोवा पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी लगाई। उन्होंने कहा कि दिल के दौरे से ही सोनाली फोगाट जी की मौत हुई थी, लेकिन परिवार के लगातार बोलने के बाद उन्होंने ये देखा कि इस हत्या में कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही थी। जी, पहले दिन ही गोवा डीजीपी साहब ने बयान दिया कि ये एक हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है और उन्हीं के बयान पर गोवा सीएम साहब ने भी बयान दिया कि सोनाली जी की मौत हार्ट फेल या हार्ट अटैक से हुई है। और फिर हम जब एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन गए तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बोले कि पहले मेडिकल होगा और उसके बेस पे ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो हमने उनके सामने ये रिक्वेस्ट की बार बार कि जब आप श्योर हैं कि उनका हार्ट फेल हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के बिना, मेडिकल रिपोर्ट के बिना आप श्योर कैसे हो सकते हैं? जब आप वहां का प्रशासन खुद ही बोला था कि हम मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे ही केस चलाएंगे, तो बिना मेडिकल रिपोर्ट के आने से पहले डीजीपी साहब ने और सीएम साहब ने कैसे मान लिया कि उनका हार्ट फेल हुआ है?
बस इसी बात को लेके था, लेकिन वो फिर पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बेस पर हमारी एफआईआर दर्ज हो गई। यही आपके मन में एक लौता सवाल था, लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद अब पता चला है कि उनके शरीर पे चोट के निशान थे, उनके साथ किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग भी की जा रही थी। रिंकू जी, और ये 2 ही लोग थे जो ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे जी। क्या ये आपको प्रॉपर्टी को लेके विवाद लगता है? प्रॉपर्टी का है, एक दूसरा इसमें चोरी का है। जो संतनगर हिसार में इनके घर चोरी हुई थी फरवरी 2021 में, तो उसमें सुधीर सांगवान और उसके दोस्तों का हाथ था जी। गोपाल कांडा का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है इस पूरे केस में? गोपाल कांडा का लिंक सुखविंदर सिंह के साथ है, और वो लिंक किस कारण है पता नहीं, पार्टी के बेस पर है या उन्हें वो पर्सनली जानते हैं, वो उनका मैटर है जी। क्या आप चाहेंगे उन पर भी कार्रवाई हो इस बात को लेकर? वो तो देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, वो बताएंगी क्या है क्या नहीं। और 2016 में जो उनके पति की मौत हुई थी, इसको भी बोला जा रहा है कि शायद देखा जाएगा दोबारा जांच पड़ताल में। ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं। ब्लास्ट वाले दिन यानी 28 अगस्त को आसपास की सोसाइटी में रहने वालों को दिन भर के लिए वहां से हटाया जाना तय हो चुका है, लेकिन जिसका घर है उनके मन में अब तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवालों के बीच फिलहाल ये तय हो गया है कि इस रविवार की दोपहर 62 मंजिलें ध्वस्त हो जाएंगी। अट्ठाईस अगस्त को ठीक 2:30 बजे कुछ इसी तरह ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। वो ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना था। 70 करोड़ की लागत से बने इस टावर को ढहाने में 20 करोड़ की लागत आ रही है। सर पूरा काम हो गया, पूरी तैयारी? Yes, 100% now we are ready to go for implosion. पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोग, और कोई मार्जिन ऑफ एरर की अगर हम बात करें, जो आसपास के लोग हैं उनके मन में जो थोड़ा बहुत डर है? देखो, ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा इम्प्लोजन, तो डर किसी, आज मैं रहता हूँगा तो मेरे दिल में भी डर रहेगा। उनका डर जायज है, लेकिन हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट सम विंडोज ग्लासेस विल बी ब्रेक एंड दैट वी विल रेक्टिफाई ऑन आवर ओन। इसे ध्वस्त करने के लिए 9,640 होल किए गए हैं, जिसमें 3700 किलो बारूद भरा गया है। कुल 9 से 11 सेकंड्स के बीच ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। कहने सुनने में ये बात आसान लगती है, मगर सच ये है कि भारत की जमीन पर ऐसा न पहले हुआ, न शायद ऐसा कभी दोबारा होगा। इसलिए दिन में कई बार इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग इंतजामों का मुआयना कर रहे हैं। केवल फाइनल चेकिंग इज गोइंग ऑन। एक एक मंजिला सीढ़ी से चढ़ के, लिफ्ट भी डिसमेंटल हो चुकी है, सीढ़ी से चढ़ के 32 मंजिले तक जाना है, इंडिविजुअली एक एक होल चेक करना है और नीचे आना है। तो ये बताएं कि एक दिन में कितनी बार आप लोग चढ़ते हैं और कितना टाइम ऊपर तक जाके वापस आने में लगता है? 20 मिनट 32 माले तक चढ़ने में लगता है, और कम से कम दिन में 4 से 5 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर बेहद सहज हैं। उन्हें भरोसा है कि मिशन डिमोलिशन ठीक वैसे ही कामयाब होगा जैसे इसकी कल्पना की गई है। लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि पूरा सरकारी अमला बार बार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगा है। आज प्रशासन की ओर से इसका फाइनल सर्वे कर लिया गया है। जो रूपरेखा तय की गई है उसे फाइनल अब यहाँ पर मुहर लगनी बाकी है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अब इसको फाइनल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ से करीब 7,000 ऐसे परिवार हैं जिनको उस दिन शिफ्ट किया जाना है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी पहुंचेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी चीज पहले बात हुई थी उनमें से कितना काम रह गया है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है। और उसके बाद जिस तरीके से जो टाइमलाइन तय की गई है उसके हिसाब से शनिवार शाम के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए क्या गाइडलाइन तैयार की गई है, डी डे उनके लिए कैसा होगा। तो सुबह 7 बजे इमर्ल्ड कोर्ट के निवासी सोसाइटी खाली कर देंगे। सुबह 7:10 पर सिक्योरिटी टीम पूरी बिल्डिंग का मुआयना करेगी। सुबह 7:20 पर पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे लिफ्ट बंद कर दी जाएगी और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
शाम 4:30 बजे लिफ्ट दोबारा चलनी शुरू होंगी। शाम 5 बजे तक पानी और बिजली की सुचारू सप्लाई शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यहाँ के निवासी अपने अपने घर लौट आएंगे। ये ठीक है कि शाम तक लौटने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन धूल और धुएं के गुबार में शायद ही कोई उस दिन लौटे। एक दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। RW का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे। एंड 28 को भी नहीं होंगे, 29 की इवनिंग में हम लोग आएंगे वापस। जब आप बिल्डिंग के भीतर आते हैं तो ये देखिए कितनी नजदीकी। जो सबसे बड़ी फिक्र थी वो क्यों थी? ये जो काली थैली में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही है वो ट्विन टावर। ये गिरना है और वहां से मेरे बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो महज कुछ मीटर ही है जहां पर मैं खड़ा हूं। नीचे आप देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जब मलबा नीचे गिरेगा, अब ये समझिए कि 30 मंजिला इमारत जब नीचे गिरेगी तो ढेर सारा मलबा आएगा। वो मलबा जो हॉरिजॉन्टली ना फैले उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। मिशन को काम देने वाली टीम के लिए चुनौती है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी भी। लेकिन एक बार ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद लोग हमेशा हमेशा के लिए राहत की सांस ले सकेंगे। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा, आज तक।